नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात हजारीबाग झारखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 30 जनवरी 2018 की बात है। झारखंड के जिला हजारीबाग के थाना बड़ा बाजार के थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद शाम के समय अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। थाना प्रभारी ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए आने का कारण पूछा तो उसने बताया, सर मेरा नाम विनोद पाठक है। मैं जयप्रभा नगर कॉलोनी में किराए के मकान में बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। आज मेरी बीवी अन्नू पाठक सुबह किसी काम से बाहर गई थी। वो अभी तक नहीं लौटी है। मैंने अपने स्तर पर उसे सब जगह तलाशा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी मदद करें। क्या बीवी कहीं चली गई? नथुनी प्रसाद आश्चर्य से बोले। पर कहाँ चली गई? नहीं जानता सर, कहाँ चली गई? विनोद बोला। कहीं पत्नी से झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था जिससे वो नाराज होकर कहीं चली गई? थाना प्रभारी ने पूछा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे और पत्नी के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था, विनोद ने बताया। एक काम करिए, पत्नी की गुमशुदगी की एक तहरीर लिखकर दे दीजिए, मैं देखता हूँ क्या मामला है, थाना प्रभारी ने कहा। मैं एक दरख्वास्त लिखकर लाया हूँ सर, थाना प्रभारी की ओर एक पेपर बढ़ाते हुए वो बोला। थाना प्रभारी ने उसकी दी हुई दरख्वास्त पर एक नजर डाली और वो मुंशी को गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए दे दी। इसके बाद उन्होंने विनोद को आश्वस्त करके घर जाने के लिए कह दिया। पत्नी की गुमशुदगी की सूचना देकर विनोद पाठक जैसे ही थाने से निकलकर कुछ दूर गया, तभी एक गोरी चिट्टी और बेहद खूबसूरत लड़की थाने में आई। उसके साथ मोहल्ले के कई लोग भी थे। उस लड़की ने अपना नाम कीर्ति पाठक पुत्री विनोद पाठक बताया। उसने थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद को बताया कि उसकी मां अन्नू पाठक आज सुबह से घर से गायब है। उनका अभी तक पता नहीं चला है। उसे आशंका है कि कहीं उसके पापा विनोद पाठक ने ही मां के साथ कोई अनहोनी ना कर दी हो। कीर्ति के मुंह से इतना सुनते ही थाना प्रभारी उस लड़की की तरफ गौर से देखने लगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसके पिता भी पत्नी की गुमशुदगी दिखाने आए थे। अब बेटी ही पिता पर मां के गायब होने का शक कर रही है। इससे ये मामला तो बड़ा गंभीर और पेचीदा लगने लगा। थाना प्रभारी ने कीर्ति से पिता पर लगाए जाने वाले आरोप की वजह पूछी तो उसने विस्तार से मां और पिता के बीच के संबंधों के बारे में और उनके बीच सालों से चले आ रहे झगड़े के बारे में बता दिया। कीर्ति की बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए कि एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बने अवैध संबंधों की वजह से विनोद पाठक अपनी पत्नी को मारता पीटता था। थाना प्रभारी ने एसआई श्याम कुमार को विनोद पाठक के घर मामले की जांच के लिए भेज दिया। एसआई श्याम कुमार जांच के लिए विनोद पाठक के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने विनोद पाठक के बच्चों के अलावा पड़ोसियों से भी पूछताछ की। प्रारंभिक जांच करके एसआई श्याम कुमार ने थाना प्रभारी को बता दिया कि विनोद पाठक की पत्नी अन्नू पाठक वास्तव में गायब है। इसके अलावा विनोद पाठक भी थाने में सूचना देने के बाद से लापता है। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अगले दिन 31 जनवरी की सुबह 10-11 बजे के करीब थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद विनोद पाठक के घर पहुंच गए। पुलिस को देखकर मोहल्ले के लोग वहां जमा हो गए। अन्नू के साथ साथ विनोद पाठक घर पर नहीं था। घर में उनके तीनों बच्चे कीर्ति, वाणी और वंशी थे। पूछने पर बच्चों ने पुलिस को बताया कि पापा बीती रात से ही घर नहीं लौटे हैं। ये जानकर थाना प्रभारी को विनोद पर ही शक होने लगा कि जरूर पत्नी के गायब होने में उसका ही हाथ रहा होगा, तभी वो फरार है। जैसे ही वो उसके घर में घुसे तभी हल्की हल्की बदबू आती हुई महसूस हुई। पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन बदबू कहां से आ रही थी पता नहीं चला। एक कमरे में दरवाजे पर ताला लटका मिला। पुलिस ने कीर्ति से ताला बंद होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो कमरा माँ का है, उसमें माँ रहती है। जब से वो गायब है तब से उस कमरे पर नया ताला लगा है। पापा ने उसे बताया था कि अन्नू मायके जाते समय कमरे में ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले गई है। कीर्ति की ये बात थाना प्रभारी के गले नहीं उतरी, क्योंकि जब घर में पहले से सभी कमरों के ताले और उसकी 2-2 चाबियां थी तो माँ ने नया ताला क्यों खरीदा। शंका होने पर उन्होंने उस कमरे के ताले को तोड़वाया। ताला टूटने के बाद पुलिस जैसे ही कमरे में घुसी तो महसूस हुआ कि बदबू इसी कमरे से आ रही है।
पुलिस कमरे में वो चीज ढूंढने लगी जहां से वो बदबू आ रही थी। ढूंढते ढूंढते पुलिस जैसे ही दीवान के करीब पहुंची तो बदबू और तेज हो गई। मतलब साफ था कि बदबू दीवान के भीतर से ही आ रही थी। पुलिस ने दीवान को खोला तो भीतर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीवान में काफी खून फैला हुआ था जो सूख चुका था। वहां एक काले रंग की पॉलीथीन थैली और एक प्लास्टिक का बोरा रखा था। उन पर भी खून लगा था जो सूख चुका था। थाना प्रभारी को समझते देर न लगी कि विनोद ने पत्नी की हत्या करके उसके शव को दीवान में छिपा दिया है। उन्होंने प्लास्टिक का बोरा खुलवाया तो खोलते ही सबके होश उड़ गए। काली पॉलीथीन में अन्नू का कटा हुआ सिर और बोरे में धड़ था। उसके हाथों को पीछे की ओर करके प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया गया था। उसके पैर घुटनों से मोड़कर पेट से बांध दिए गए थे। पिछले 2 दिनों से रहस्यमय तरीके से गायब अन्नू पाठक की उसके बेडरूम में ही शव मिल जाने से उसकी गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठ गया था। माँ का शव मिलते ही तीनों बच्चे दहाड़े मारकर रोने लगे। उनके रोने की आवाजें सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए। बच्चों को ढांढस बंधाने लगे। विनोद का अभी भी कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है। अन्नू पाठक का शव बरामद किए जाने की सूचना थाना प्रभारी ने डीएसपी चंदन वत्स और एसपी अनिल गुप्ता को दे दी। कुछ ही देर बाद एसपी और डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए थे। तलाशी के दौरान पुलिस को रसोई घर में रखी डस्टबिन से एक चाकू बरामद हुआ। चाकू के ऊपर खून लगा हुआ था जो सूख चुका था। लग रहा था कि शायद इसी चाकू से अन्नू की हत्या की गई होगी। पुलिस ने चाकू अपने कब्जे में लिया। अन्नू की हत्या की सूचना उसके मायके वालों को भी दे दी गई। फिर जरूरी कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। अगले दिन यानी 1 फरवरी 2018 को थाना प्रभारी ने अन्नू के घर पहुंचकर उसकी बड़ी बेटी कीर्ति से विस्तार से पूछताछ की। कीर्ति ने कहा कि उसके पापा उसे और मम्मी को पिछले 5 सालों से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। जिस मंजू ठाकुर नाम की महिला से उनके गलत संबंध है वो इसी शहर में पुलिस इंस्पेक्टर है। थाना प्रभारी ने ये जानकारी एसपी अनीश गुप्ता को दे दी। कीर्ति ने जिस हौसले के साथ अपने पिता के चरित्र पर आरोप लगाया था वो ऐसे ही नहीं लगाया था। उसके पास प्रत्यक्ष तौर पर कई प्रमाण भी थे। इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर के उसके पापा विनोद पाठक से वर्ष 2013 से संबंध थे। वो उसके पापा से मिलने अक्सर घर आती रहती थी। यही नहीं, कई बार अन्नू के रहते हुए मंजू विनोद के साथ उसके बिस्तर पर एक साथ सोए भी थे। इससे नाराज होकर अन्नू अपने मायके रांची चली जाती थी और महीनों तक वहीं रुक जाती थी। बच्चों के विरोध करने पर विनोद उन्हें बहुत पीटता था। केस में महिला पुलिस इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर का नाम सामने आने की जानकारी मीडिया वालों को हुई तो मीडिया ने इस मामले को खूब उछाला। इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर के खिलाफ पुलिस को ठोस सबूत नहीं मिले थे, इसलिए एसपी अनीश गुप्ता ने डीएसपी चंदन वत्स को उस पर नजर रखने के निर्देश दिए। उधर पुलिस विनोद पाठक को भी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। 6 दिन बीत जाने के बाद भी विनोद पाठक की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही मंजू ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन लिया। इस कारण लोग पुलिस का विरोध करने पर उतर आए थे। इस बीच डीएसपी चंदन वत्स और थाना प्रभारी नथुनी प्रसाद घटना की जांच में जुटे रहे। उधर पुलिस ने मंजू ठाकुर और विनोद ठाकुर के फोन नंबरों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। कॉल रिकॉर्ड्स की जांच करने पर पता चला कि घटना वाले दिन दोनों के बीच 32 बार बातचीत हुई थी। पुलिस के लिए विनोद या मंजू ठाकुर से पूछताछ करने का ये अच्छा आधार था। इसी साक्ष्य के आधार पर डीएसपी ने 6 फरवरी को पीटीसी इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के लिए उसे थाने लाया गया। पूछताछ में पहले तो वो अन्नू की बेटी कीर्ति द्वारा उस पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से नकारती रही। चूंकि मंजू खुद कानून की मंजिली खिलाड़ी थी, वो कानून की एक एक बारीकी को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए अपने बचाव में वो सभी हथकंडों को इस्तेमाल करती रही। लेकिन डीएसपी चंदन वत्स भी उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करते रहे। आखिर वो उनके सवालों के घेरे में फंसती चली गई। अंत में उसने कानून के आगे घुटने टेक दिए और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। फिर उसने अपने प्रेम संबंधों से लेकर अन्नू पाठक की हत्या तक की जो कहानी बताई वो बड़ी दिलचस्प निकली। 45 साल का विनोद पाठक मूल रूप से झारखंड राज्य के हजारीबाग का रहने वाला था। वो हजारीबाग के थाना बड़ा बाजार स्थित पॉश कॉलोनी जयप्रभा नगर में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार खुशहाल था क्योंकि विनोद पाठक की एक अच्छी नौकरी थी और उसकी अच्छी तनख्वाह भी थी। खाने पीने और अन्य खर्चों के बावजूद वो अपनी तनख्वाह में से प्रति माह अच्छी रकम बचा लेता था।
नौकरी करने के साथ साथ वो एक योग संस्था का जिलाध्यक्ष भी था। विनोद जीवन की नैया बड़े मजे से खेल रहा था। ये बात सन 2013 की है। विनोद पाठक पतंजलि योग पीठ हरिद्वार गया हुआ था। वहीं पर उसकी मुलाकात हजारीबाग जिले के पीटीसी की इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर से हुई। मंजू ठाकुर पतंजलि योग पीठ के काम से वहां गई हुई थी। दरअसल इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट से इतनी प्रभावित थी कि उसने उसकी एजेंसी ले ली थी। बातचीत के दौरान जब ये पता चला कि दोनों एक ही प्रांत के ही नहीं बल्कि एक ही जिले के रहने वाले हैं तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वैसे भी दूर प्रदेश में अपने इलाके का कोई मिल जाए तो अपनेपन सा लगता है। इतना ही नहीं, उससे दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। एक ही मुलाकात और एक ही बातचीत में वे एक दूसरे से घुल मिल गए। उन्होंने अपने अपने पेशे के बारे में भी बता दिया था। उसके बाद काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते रहे। पतंजलि योगपीठ से वापस लौटते समय दोनों ने अपने फोन नंबर एक दूसरे को दे दिए थे। मंजू और विनोद दोनों ही सरकारी पेशे से जुड़े हुए थे और हम उम्र थे। मंजू बात करने में काफी चतुर किस्म की औरत थी। विनोद जब से मंजू से मिला था उसकी ओर आकर्षित हुए जा रहा था। जब तक दिन में एक दो बार उससे बात नहीं कर लेता या उससे मिल नहीं लेता था उसके दिल को चैन नहीं मिलता था। जबकि विनोद जानता था कि उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बच्चे भी हैं। इतना ही नहीं, बेटी भी सयानी हो चुकी है। पत्नी को जब ये बात पता चलेगी तो घर में वो कितना कोहराम मचाएगी। फिर बच्चे भी उसके बारे में क्या सोचेंगे। ये सोचकर कुछ पल के लिए उसके कदम रुक गए, लेकिन दिल की पुकार के आगे वो नतमस्तक हो गया और मंजू को पाने की हसरत में वो अपने बीवी बच्चों को भूल गया। मंजू का सानिध्य पाने के लिए विनोद उसका व्यवसाय पार्टनर बन गया और मटवारी में ऑफिस और दुकान खोल ली। विनोद ने सोचा कि अब उस पर ना तो किसी को शक होगा और ना ही कोई उंगली उठा पाएगा। मंजू भी विनोद को बहुत प्यार करती थी, जबकि वो भी शादीशुदा थी। उसने भी विनोद से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। इसके बाद दोनों भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़कर काम करते रहे। मंजू कंपनी की ओर से राजस्थान टूर पर गई थी, तब विनोद भी उसके साथ था। मंजू का विनोद के दिल के साथ साथ उसके परिवार पर एक दबदबा बन गया था। वो जब चाहे तब बिजनेस के बहाने विनोद के घर आ धमकती थी। उसके साथ घंटों बैठ के गप्पे लड़ाती और ठहाके मारती। अन्नू कोई दूध पीती बच्ची तो थी नहीं जो पति की इन हरकतों को ना समझती। बात 1-2 दिन की या फिर कभी कभार की होती तो चल सकती थी, लेकिन यहाँ तो लगभग रोज ही वो विनोद के पास चली आती थी। अन्नू को मंजू का रोज रोज उसके घर आना बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अब पानी सिर के ऊपर से बह रहा था। जब सब्र का बांध टूट गया तो एक दिन अन्नू पति विनोद से पूछी बैठी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकती हो, तुम्हारा तो अधिकार है। विनोद संजीदगी के साथ बोला। तो ठीक है, ये बताइए कि ये पुलिस वाली मंजू यहाँ रोज रोज क्यों आती है? बिजनेस के सिलसिले में और क्या? पति ने बताया। लेकिन उसका यहाँ रोज रोज का आना मुझे पसंद नहीं है। बड़ी बेटी कीर्ति भी नाराज होती है। अन्नू बोली, ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? विनोद पत्नी के ऊपर नाराज हुआ। वो यहाँ आती है तो बिजनेस के बारे में बात करने के लिए ही आती है, कोई गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। और तुम क्या समझती हो कि मैं उसके साथ बैठे क्या कोई गुलछर्रे उड़ाता हूँ? तुमने उनके बारे में आज तो कह दिया, आइंदा फिर ऐसा मत कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। झल्लाता हुआ विनोद पत्नी से नजरें चुराते कमरे से बाहर निकल गया, जैसे कि उसकी चोरी पत्नी ने पकड़ ली हो। बाहर निकलकर विनोद ने एक लंबी सांस ली। वो समझ गया कि मंजू को लेकर पत्नी को शक हो गया है। जिस दिन से अन्नू ने मंजू ठाकुर को लेकर पति विनोद को टोका था, उस दिन से पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई। विनोद को पत्नी की ये बात बुरी लगी थी कि उसने मंजू के बारे में उससे पूछने की हिम्मत कैसे की। ये पूछकर उसने बहुत बड़ी भूल की है। इस भूल का उसे दंड जरूर मिलेगा। उस दिन के बाद विनोद ने रोजाना ही मंजू को घर बुलाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अब वो मंजू को अलग कमरे में बुलाकर एकांत में बात करता। ये देखकर अन्नू को गुस्सा आता। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। अन्नू ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नतीजा विनोद पत्नी की पिटाई करने लगा। अपने सिंदूर का बंटवारा होते हुए अन्नू नहीं देख सकती थी, इसलिए वो बच्चों को लेकर मायके चली जाती थी। जब गुस्सा शांत होता तो लौटकर घर आ जाती। इस तरह अन्नू कई बार मायके जा चुकी थी, लेकिन विनोद पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था।
बल्कि पत्नी के जाने के बाद उसे और ज्यादा आजादी मिल जाती थी। वो मंजू के साथ बिना किसी डर के गुलछर्रे उड़ाता। धीरे धीरे विनोद और मंजू के अनैतिक संबंधों की जानकारी अन्नू के पूरे रिश्तेदारों तक फैल गई। विनोद की चारों ओर बदनामी हो रही थी। उसे शक हो गया था कि अन्नू ही उसकी बदनामी करा रही है, इसलिए अब वो उस पर पहले से ज्यादा सितम ढाने लगा। पत्नी के साथ साथ वो बच्चों की भी पिटाई करने लगा। वो अपनी बड़ी बेटी कीर्ति को ज्यादा मारता था, क्योंकि कीर्ति भी मंजू का विरोध करती थी। वो अपनी माँ का पक्ष लेती थी। अन्नू ने एक दिन दुखी होकर मंजू को फोन करके कहा, तुम दोनों अगर शादी करना चाहते हो तो कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हारे रास्ते से मैं हमेशा के लिए हट जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों को मत सताओ। अन्नू की याचना इतनी दर्द भरी थी कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन मंजू पर उसकी याचना का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ था। उसी समय मंजू के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना अन्नू को रास्ते से हटा दिया जाए। एक दिन मंजू ने विनोद को विश्वास में लेकर उसे उकसाया कि अन्नू को रास्ते से हटा दो, ताकि हमें फिर किसी का डर नहीं रहे। प्रेम में अंधे विनोद को प्रेमिका मंजू की बातें जच गई। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए वो उपाय सोचने लगा। तब मंजू ने उसे टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम सीरियल देखने की सलाह दी और कहा कि वहां से नए नए आइडिया मिल जाएंगे। उस दिन के बाद से विनोद ड्यूटी से जब भी घर आता, नाश्ता वगैरह करके टीवी पर क्राइम स्टोरी पर आधारित सीरियल देखने बैठ जाता। सीरियल से वो अपराध की उन बारीकियों को समझने की कोशिश करता था कि कैसे अपराधी अपराध करके पुलिस के चंगुल से बच निकलने की कोशिश करते हैं। योजना के अनुसार उसने 20 मई 2018 को ही अन्नू पाठक को मारकर सबको ठिकाने लगाने का मन बना लिया था। इसके लिए उसने 16 जनवरी को पूरी योजना तैयार कर ली। विनोद ने हत्या के लिए एक चाकू खरीदा और फुटपाथ से काले रंग की एक पॉलीथीन। यहाँ तक कि उसके घर के सभी तालों की 2-2 चाबियां थी। इसके बावजूद भी उसने एक नया ताला भी खरीदा, ताकि सबको कमरे में बंद करके ये अफवाह उड़ा देगा कि अन्नू नाराज होकर घर पर ताला बंद करके मायके चली गई। योजना के अनुसार विनोद ने अपने तीनों मोबाइल फोन 20 जनवरी को स्विच ऑफ कर दिए थे। वो नए नंबर से मंजू से बात करता था, ताकि किसी को शक ना हो। मंजू से विनोद की आखिरी बात पीसीओ से 2 दिन पहले यानी 27 जनवरी को हुई थी। 28 जनवरी 2018 को मंजू ठाकुर को लेकर अन्नू और विनोद में जमकर विवाद हुआ। योजना अनुसार 29 जनवरी को विनोद 10:15 बजे सुबह अपने ऑफिस में हाजिरी लगाकर वापस घर आ गया। यह उसने इसलिए किया था ताकि 29 जनवरी को उसका ऑफिस में रहने का सबूत बन जाए। जब वो घर आया तो उस समय तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। तब बिना किसी गलती के उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। पति की पिटाई से अन्नू टूट चुकी थी। वो जान रही थी कि इस समय पति के सिर पर इसका ऐसा भूत सवार है कि उन्हें फिलहाल अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह गया है। ऐसे में उनसे कुछ भी कहना बेअसर होगा, लिहाजा वो कुछ नहीं बोली। पत्नी की पिटाई करने के बाद विनोद कहीं चला गया। करीब 12:15 बजे वो लौटकर घर आया। उस समय अन्नू मंजू से बात कर रही थी। पति के लौटने का अन्नू को पता नहीं चला। विनोद कान लगाकर पत्नी द्वारा फोन पर की जा रही बातचीत को सुनता रहा। उस बातचीत से वो ये बात समझ गया कि अन्नू इस समय मंजू से बात कर रही है। उस समय अन्नू मंजू से पति की शिकायत कर रही थी। अपनी शिकायत सुनकर विनोद अपना आपा खो बैठा। फिर क्या था, उसने अन्नू के पीछे जाकर एक हाथ से उसका मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से तेज धार वाले चाकू से उसका गला रेत दिया। खून का फुवारा फूट पड़ा और अन्नू फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। कुछ ही देर में वो शांत हो गई। इसके बाद प्रेमिका मंजू ठाकुर को फोन कर विनोद ने पत्नी की हत्या करने की जानकारी दे दी। ये सुनकर मंजू पहले तो घबरा गई, फिर बाद में खुश हुई कि अब हमारे बीच का अन्नू नाम का कांटा सदा के लिए निकल गया है। मंजू ने उसे सलाह दी कि वो वहां पर कोई भी सबूत ना छोड़े, उसका सिर धड़ से काटकर अलग कर दे। सिर और धड़ दोनों को अलग अलग 2 पॉलीथिनों की थैलियों में भरकर उसे दीवार में छिपा दे। मती के मारे विनोद ने वैसा ही किया जैसा उसकी प्रेमिका इंस्पेक्टर मंजू ने करने को कहा। कमरा बंद करके वो सबूत मिटाने में जुट गया। उसे डर था कि जल्दी से शव ठिकाने नहीं लगाया और सबूत नहीं मिटाए तो बच्चों के स्कूल से घर आने पर सारा भेद खुल जाएगा। सबूत मिटाने और शव ठिकाने लगाने में उसे 2.5 घंटे से ज्यादा लगे। फिर कमरे में नया ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में रखकर दोबारा ऑफिस चला गया। शाम 4 बजे तीनों बच्चे स्कूल से घर लौटे तो कमरे पर ताला बंद देखकर हैरान रह गए। कीर्ति पड़ोस में आंटी के यहाँ माँ के बारे में पता लगाने गई, लेकिन वहां से कुछ पता नहीं चला।
बच्चे जब स्कूल गए थे तो उनकी माँ अन्नू घर में ही थी। अचानक कहाँ चली गई ये सोचकर वे परेशान हो गए। शाम करीब 5 बजे विनोद जब ड्यूटी से घर लौटा तो कीर्ति ने उससे माँ के बारे में पूछा। इधर उधर का बहाना बनाते हुए विनोद ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ नाराज होकर अपने मायके चली गई है। तब कीर्ति ने अपने ननियाल फोन किया तो पता चला कि उसकी माँ वहां नहीं आई है। ये सुनकर कीर्ति का माथा ठनक गया। उसे लगने लगा कि कहीं पापा ने माँ के साथ कोई अनहोनी घटना तो नहीं कर दी। कीर्ति बार बार पिता से माँ के बारे में पूछने लगी तो विनोद घबरा गया। उसे लगा कि कहीं भेद ना खुल जाए। तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इसे भी मार दे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर विनोद उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर लपका, लेकिन पिता की बुरी मंशा भांपकर कीर्ति तेजी से भागकर पड़ोस वाली आंटी के घर चली गई, जबकि उसके छोटे भाई बहन घर में भीगी बिल्ली बने दुबके रहे। कीर्ति रात को भी अपने घर नहीं आई। विनोद रात में उसी दीवान पर सोया जिसमें अन्नू का शव छिपाकर रखा गया था। बहरहाल 18 फरवरी 2018 को पुलिस ने फरार विनोद पाठक को कोडरमा के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। विनोद ने अपने ऑफिस के सिक्योरिटी सुपरवाइजर को फोन करके कहा था कि वो अपनी कार से उसके पास आ जाए, उसे अभी डूबी जाना है। तब सुपरवाइजर अपनी कार लेकर विनोद के घर पहुंचा था। आरोपी विनोद ने पुलिस को बताया कि हत्या करने के बाद वो अपने ऑफिस के सिक्योरिटी सुपरवाइजर की कार से डूबी तक गया था। इस मामले में सिक्योरिटी सुपरवाइजर और उसकी पत्नी से भी पुलिस ने पूछताछ की। विनोद पाठक ने यह भी कबूल किया कि पत्नी की हत्या करने के बाद वो सीधा प्रेमिका मंजू ठाकुर के पास खून से लथपथ पहुंचा था और हत्या के बारे में पूरी जानकारी भी। पुलिसिया पूछताछ में मंजू ने यह भी बताया था कि अन्नू का सिर से धड़ अलग करने का आइडिया उसने ही दिया था। मंजू ने विनोद पाठक को हत्या करने के बाद अलग अलग जगहों पर शव छिपाने का तरीका भी बताया था। घटना के बाद मंजू ठाकुर और विनोद पाठक के बीच 32 बार फोन पर बातचीत हुई थी। मंजू विनोद के कांटेक्ट में लगातार रही। वो नए नंबर से मंजू से बातचीत करता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। मंजू से विनोद की आखिरी बात पीसीओ से 27 जनवरी को हुई थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि विनोद जिस वक्त अपनी पत्नी का गला रेतकर हत्या कर रहा था तब किस शख्स ने उसकी मदद की थी। पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर और विनोद कुमार को सीजीएम की अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। मंजू ठाकुर की ओर से जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जो न्यायाधीश सतेंद्र सिंह ने खारिज कर दी थी और दोनों आरोपी विनोद पाठक और मंजू ठाकुर जेल की सलाखों के पीछे कैद थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।